नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज बात होगी होटल लवाना कांड को लेकर के उठे सवालों को। 6 सितंबर को होटल लवाना यहाँ का लग्जीरियस होटल था। लखनऊ का एक ऐसा होटल जो बीच बाजार में बना हुआ था, उसमें आग लग गई। 4 लोगों की मौके पर ही धुएं से दम घुटने के कारण मौत हो गई। इस अग्निकांड के बाद जो लपटें उठी हैं, उसने तमाम सारे होटल मालिकों को चिंता में डाल दिया गया है। होटल लवाना के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वे अभी जेल में हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि होटल मालिकों पर तो कार्रवाई होगी, अफसरों पर कब कार्रवाई होगी? हालांकि 15 अफसरों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन आईएएस अफसर अभी भी बच गए हैं। आईएएस अफसरों पर कभी कार्रवाई नहीं होती भी है तो बहुत कम गिने चुने उसमें दिखाई देती है। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इस तरह का ये सिस्टम फल फूल रहा है? बगैर एनओसी के होटल बन जाते हैं, बगैर फायर एनओसी के होटल की मंजूरी स्वीकृत हो जाती है, बिजली का कनेक्शन भी हो जाता है, नक्शा पास होता है तो नक्शे के मुताबिक नहीं बनते, नक्शे के जो बना है उसका उल्लंघन किया जाता है। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के आज की ये बहस है। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। 2022 एक ऐसा दिन जहां पर लेवाना अग्निकांड से उस तारीख को याद किया जाएगा, क्योंकि इस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराने पड़े। फिलहाल इस अग्निकांड के बाद जांच की तेजी लाई गई और बताया गया कि कमिश्नर एसबी शिरडकर और मंडल आयुक्त रोशन जैकब को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई और दोषियों पर कार्रवाई के दावे किए गए। फिलहाल 5 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री को जांच रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, लेकिन अभी किसी पर कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि लखनऊ का लिवाना अग्निकांड पहला ऐसा हादसा नहीं है जहां पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी हो। इससे पहले लखनऊ के ही नाका इलाके में, जो कि चारबाग इलाके में है, वहां पर 19 जून 2018 को अग्निकांड हुआ था। होटल विराट में एक भयानक आग लगी थी जिसमें 7 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और आग इतनी बेकाबू हो गई थी कि आस पड़ोस के 2 होटलों को भी उसने चपेट में लिया था। लेकिन 3 साल बाद होटल विराट को तो ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा प्रतापगढ़ में भी 19 जून 2015 को गोयल रेसिडेंसी नाम के एक होटल में आग लगी, 10 लोगों की मौत हुई। उसमें भी जांच की बात की गई। बताया गया कि 25 से ज्यादा लोग इस पूरी घटना में शामिल हैं जिनके दोषी पाया गया, जिनकी लापरवाही पाई गई। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने होटल गोयल रेसिडेंसी को छूट दी, बिना मानकों के ये होटल चलते रहे, लेकिन इसके बावजूद इतना समय बीतने के बाद आज तक कार्रवाई सिफर है। अब देखना होगा कि लखनऊ में ऐसे और कितने होटल्स हैं जो इसी तरह से संचालित हो रहे हैं, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी और लेवाना कांड से जुड़े हुए जो आरोपी या जो दोषी पाए जा रहे हैं अब तक, उन पर शासन और सत्ता का चाबुक कब चलता है। लखनऊ के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि 187 से ज्यादा होटलों को फिलहाल चिन्हित किया गया है, उनको नोटिस दिए गई है और इसके अलावा करीब 1000 से ज्यादा ऐसे भवन हैं जिसमें स्कूल, कोचिंग, अस्पताल संचालित हो रहे हैं। ऐसे भवन स्वामियों को भी नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द वो मानकों को पूरा करें, वरना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। पिछली घटनाओं को देखकर अगर सबक लेते तो शायद इस तरह की घटनाओं का सामना ना करना पड़ता और आम जनमानस को अपनी जानें गंवानी ना पड़ती। अगर लिवाना अग्निकांड के बाद भी शासन और सत्ता सतर्क नहीं हुआ तो न जाने कितने और लिवाना और गोयल रेसिडेंसी ऐसे हादसे होते रहे। ये थी हमारी रिपोर्ट। आपने देखा कि किस तरह से होटल में अग्निकांड हुआ और किस तरह से उसमें लापरवाहियां बरती गई। ये लापरवाहियां क्यों बरती जाती रही हैं, क्यों सिस्टम हमेशा फेल होता है, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज है यूपी फायर सर्विस के एक्स डायरेक्टर हैं जेके सिंह। अनिल के अंकुर हैं, लगातार उन्होंने आवासीय और एलडीए की रिपोर्टिंग की है, हमारे स्टेट हेड है जनता टीवी के। राजेश्वर अग्रवाल हैं, होटल एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका पक्ष भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और बीएन सिंह है, अध्यक्ष विकास प्राधिकरण इंजीनियर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। बातचीत की शुरुआत हम बीएन सिंह जी से करते हैं। बीएन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब होटल बनना शुरू होता है या कोई भी इमारत बननी शुरू होती है तो वहां शुरुआत होती है एलडीए से। एलडीए का जो सिस्टम है वो किस तरह से नक्शे देता है, नक्शे पास करता है, उसकी एनओसी किस प्रकार से जारी की जाती है, और अगर सारा सिस्टम काम करता है तो फिर इस तरह के हादसे क्यों हो जाते हैं? बीएन सिंह जी। जी सर,
होटल के लिए न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर एरिया चाहिए। आजकल ऑनलाइन नक्शे स्वीकृत किए जा रहे हैं। जो एनओसी की जरूरत पड़ती है वो पार्टी को ऑनलाइन ही सूचना जाती है कि आपको ये एनओसी लानी है। जब वो एनओसी लाते हैं उसके उपरांत संबंधित जूनियर इंजीनियर उसका परीक्षण करते हैं। तकनीकी मानकों पर यदि वो सही पाया जाता है तो उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद उच्च अधिकारियों से वो सैंक्शन होने के बाद डिमांड जनरेट होता है। ऑनलाइन ही उनको नक्शा पार्टी को मिलती है। अब पार्टी का ये दायित्व है कि जो नक्शा पास हुआ है उसके हिसाब से मौके पर काम प्रारंभ करे और वहां पर एक नोटिस भी लगावे कि हमारा ये इस नंबर का मानचित्र स्वीकृत है, जिससे आने जाने वाले लोगों को, हमारे प्राधिकरण के अफसरों को पता लगा कि हाँ इसका नक्शा स्वीकृत है। नहीं बीएन सिंह जी, इसमें जो बातें और जो सवाल उठे हैं इस होटल कांड के बाद में, इसमें तो सामने ये आया कि नक्शा पास ही नहीं था। और अगर नक्शा पास नहीं था तो होटल का निर्माण कहीं तो शुरू हुआ होगा ना। तो जब निर्माण हो रहा था तब जो एलडीए का सिस्टम है या एलडीए के जो अधिकृत इंजीनियर्स हैं उन्होंने जांच क्यों नहीं की? उन्होंने तत्काल इसको रुकवाने की कोशिश क्यों नहीं की? और ये होटल लगातार चलता रहा, कई सालों से चल रहा था एलडीए की आंख के नीचे। ये कैसे हो सकता है? नहीं सर, होटल के निर्माण के समय ही इनको नोटिस जारी की गई है, जैसा कि जानकारी हुआ है। लेकिन इनका भी, होटल के लोगों का भी ये दायित्व बनता था कि जैसे ही नोटिस जारी हुआ इनको जाके अपना पक्ष प्राधिकरण में रखना चाहिए, कंपाउंडिंग कराना चाहिए, नक्शा सैंक्शन कराकर ही आगे काम जारी रखना चाहिए। बीएन सिंह जी, मेरा सवाल यह है कि जब होटल बन रहा था, आज होटल गिराया जाएगा, अगर जिस समय बन रहा था उस समय अगर इन्होंने एनओसी नहीं ली थी तो उसी समय इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर ऐसा उस समय इसका निर्माण रोक दिया जाता या इसको गिरा दिया जाता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। मेरा सवाल ये है बीएन सिंह जी। जी सर, प्राधिकरण ने नोटिस दिया था, प्राधिकरण ने कार्रवाई भी किया था इनके खिलाफ। अब इनको ये चाहिए था कि उसी स्टेज पर काम रोकना, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था प्राधिकरण को। हो सकता है कि आगे कार्रवाई किया भी गया हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चोरी छिपे ही निर्माण कर लेते हैं, कितना मना करने के बाद भी नहीं मानते। नहीं, लेकिन चोरी छिपे निर्माण कर लेते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। केवल ये लवाना वाले ही नहीं होंगे, बहुत सारे होटल मालिकों ने इस तरह से किया होगा। लेकिन एलडीए का हर सेक्टर में इंजीनियर होता है, जूनियर इंजीनियर होता है, उसका काम ये देखना है कि कहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, कहाँ निर्माण नहीं हो रहा है। एलडीए की तो जिम्मेदारी है ना। मेरा कहना यह है कि उस समय वो सारा सिस्टम क्यों सोता रहता है? क्या इसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार की भी बू आती है क्या आपको? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि क्षेत्र में ये क्या, दो जूनियर इंजीनियर काम करते हैं, उनके साथ एक दो मेट होते हैं। क्षेत्र बड़ा होता है, जूनियर इंजीनियर जाता है, अपनी कार्रवाई करता है, वो कितना निर्माण चेक कर पाएगा, इसके लिए भी थोड़ा वो देखना चाहिए था। ये एक जूनियर इंजीनियर उस मौके पर हमेशा बैठा तो रहेगा नहीं। ठीक है, वो वहां पर कभी कभी हम लोग जाते हैं, वहां से स्टाफ उनके जो कार्यरत लेबर वगैरह रहते हैं उनको हटाते हैं, लेकिन जैसे ही हम दूसरे साइड पर गए चेक करने तब तक वो पुनः आ जाते हैं। अच्छा, जब नोटिस जारी होती है तो पुलिस विभाग को भी लेटर जाता है कि यहाँ पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। पुलिस विभाग की ये ड्यूटी बनती है कि वो उनको जाकर बीच बीच में चेक करें कि ऐसा तुम्हें ये काम कर रहे हैं। ठीक है। अनिल के अंकुर, आपने लगातार एलडीए की रिपोर्टिंग की है और बहुत लंबे समय तक एलडीए के कार्यकलापों से और उनसे आप वाबस्ता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं जो अभी बीएन सिंह जी ने जिन बातों को कहा या बीएन सिंह जी जो कह रहे हैं वो उन्होंने नियमानुसार सारी बातें सही कही हैं, लेकिन उन सारी चीजों का पालन होने में चूक कहाँ होती है? अंकुर जी। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि बीएन सिंह साहब क्योंकि प्राधिकरण एसोसिएशन, इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बड़ी साफगोही बहुत मासूमियत से वो सारी बातें उद्गार नहीं की है जो उनको करनी चाहिए थी। मैं बताऊं कि सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर कोई आम व्यक्ति भी अपना मकान बनवाता है, क्योंकि एक प्राधिकरणों में एक सिस्टम है आरबीओ, मतलब रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन। ये आरबीओ का एक्ट है, 1958 बनाया गया था और इसी के तहत लोगों को नोटिस दी जाती है। जो भी निर्माण करते हैं, अवैध निर्माण पाया जाता है तो इसी के तहत नोटिस दिया जाता है।
तो अब सवाल इस बात का उठता है कि जैसे ही किसी का मकान या प्लाट के आगे ईटा गारा बालू वालू जैसे गिरती है, दूसरे दिन एलडीए या जो भी विकास प्राधिकरण है उसके अभियंता जो आरबीओ डिपार्टमेंट के होते हैं वो आ जाते हैं, वो तत्काल उसको करते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि वो चोरी छुपे निर्माण कर रहा है, मेरी बात समझ में नहीं आती, चोरी छुपे निर्माण कैसे कर सकता है? इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, चोरी हुई मेन रोड पे है, मकान बिल्डिंग बन रही है, चोरी छुपे नहीं बन सकती है। लेकिन एक बात सही है कि जो पुलिस है, बगैर पुलिस की मतलब उसका संरक्षण है, पुलिस के संरक्षण के बगैर कोई भी अवैध काम नहीं हो सकता है। और इस पूरी जो जांच हुई, इस पूरी जांच में केवल हम लेवाना की बात करना चाहें तो लेवाना में किसी भी पुलिस अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया। दोषी कौन पाए गए? अग्निशमन के पाए गए, और कहा गया आबकारी के पाए गए, बिजली विभाग के पाए गए, प्राधिकरण की बहुत लंबी सूची जारी कर दी गई, और आईएएस अधिकारी के नहीं होते। बगैर आईएएस अधिकारी के साइन के कोई भी काम नहीं होता है। और अगर नक्शा पास होता है तो चीफ इंजीनियर से लेकर के सब ये छोटी बिल्डिंग नहीं, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, होटल के लिए पास होगी चीज। तो ये तो इसमें जो आप इस अंदर जो बात करें, कई मुद्दे निकल के आते हैं। एक तो पुलिस को जो जांच में पुलिस को बचा लिया गया। नंबर 2, प्राधिकरण के किसी भी आईएएस अधिकारी जो बड़टाप आईएएस होते हैं उन पर भी कोई नहीं वो कार्रवाई की गई, ना ही उसको संदेह के घेरे लाया गया। नंबर 3, आज 3 महीने से इस मामले में नोटिस जारी की गई थी 3 महीने पहले, उसकी अभी मौजूदा जांच रिपोर्ट में मौजूदा 3 महीने के अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई की, उनका नाम ही नहीं लिया गया। तो ये जांच देखना पड़ेगा हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं। जी सर। बिल्कुल, हमारे साथ होटल एसोसिएशन के राजेश्वर अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी, आपसे बहुत सामान्य सा सवाल है। अभी बीएन सिंह जी को आपने सुना होगा, बीएन सिंह जी कह रहे थे कि जब नक्शा पास होता है उसके बाद से लगातार नोटिस दिए जाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन फिर भी वो चोरी छिपे निर्माण हो जाते हैं और फिर हादसे के रूप में ये हमारे सामने आता है। आज होटल लवाना के मालिकान जेल में हैं, 15 अफसरों पर भी कार्रवाई हो गई है, निलंबित उनको कर दिया गया है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जब सारे नियम कायदों का आपको पता है, जब किसी भी चीज़ की आप एनओसी लेने जाते हैं या कोई भी आप निर्माण कार्य कराते हैं, तो उनका पालन क्यों नहीं करते? क्यों होटल के लोग या होटल मालिक जो हैं वो बचने की कोशिश करते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो ये इस तरह के हादसे होते हैं? फिर राजेश्वर जी, आपको क्या लगता है कि लवाना होटल वालों से कहाँ चूक हुई है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, जो आपने इतनी महत्वपूर्ण डिबेट आयोजित की, और इसमें बहुत अहम मुद्दा यही उठाया जो आपने, निर्माण कार्य कैसे हो जाता है। ठीक कहा अंकुर जी ने कि सड़क के ऊपर मलबा गिरता है, सामान गिरता है, 2 मिनट के अंदर बिल्डिंग नहीं बन जाती है। आखिर किसकी मिली भगत से ये बिल्डिंग बनती है? अखबारों में और आपके चैनल पे निरंतर ये न्यूज आ रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि कायदा कानून जो है अपनी जगह पे ताक पर रखकर कुछ लोग, चाहे होटल मालिक हो, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ, चाहे होटल मालिक हो, वो अपना हित देखते हैं, और दूसरा हित जो एजेंसियां हैं जो इस निर्माण कार्य को कराने के लिए दायित्व रखती हैं, वो अपना दायित्व का निर्वहन पूरी तरीके से नहीं करती हैं। अगर वो अपने दायित्व का निर्वहन करें तो इस तरह की दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं कतई नहीं रहेंगी। बार बार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब एकदम से सारा अमला जागता है, और जागने के बाद कार्रवाई करने के लिए चाहे अफसर हो चाहे होटल मालिकान हो, दोनों के ऊपर शुरू हो जाते हैं। बनाते समय क्यों नहीं, जो चीज की बात अंकुर जी ने भी कहा, क्यों नहीं इस चीज को रोका गया? अगर रोकने की प्रक्रिया जो इनके उसमें नियम के अनुसार है, अगर वो पूर्ण हो, तो जो अखबारों के अंदर 90% होटल जिन्होंने सराय एक्ट का लाइसेंस भी नहीं लिया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्होंने और डिपार्टमेंटों से भी एनओसी नहीं ली है, आखिर किसकी देखरेख में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? मैं बार बार भी ये सवाल पहले भी उठाता रहा हूँ कि सब लोग अपना, जब ये एसजे इंटरनेशनल में आग लगी थी तो मैंने करीब 30-40 लोगों का रजिस्ट्रेशन सराय एक्ट में अप्लाई कराया था। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा
कि साहब उसमें तो 7-8 NOC लेने के लिए जांच शुरू हो गई है, और जांच शुरू हो जाने के बाद ये बेकार का काम है अप्लाई करना, तो लोगों ने अप्लाई नहीं किया। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट को मैं कहता रहा हूँ, बार बार ADM साहब को भी मैंने कहा था कि साहब एक आप सर्वे करावें सब तरफ से, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कितनों के रजिस्ट्रेशन नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन आपको पता लगेंगे तभी तो आगे चलेगा, और रजिस्ट्रेशन जब मिलता है, जब होटल बन जाता है, बनने के 1 महीने के अंदर तक रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है। लेकिन कोई भी कार्रवाई इस तरह की न करके, और लखनऊ के अंदर बराबर बाकायदा आ रहा है कि इतने होटल अवैध हैं, गुरु नानक मार्केट की बातें आ रही हैं, दूसरी चारबाग की बातें आ रही हैं, नाका की आ रही हैं, गोमती नगर की आ रही हैं, आखिर कैसे बन गए? मेरा सवाल आज भी यही है आप लोगों के माध्यम से कि आखिर ये होटल बन कैसे गए, बनने का जिम्मेदार कौन है? ना बनता, अब सड़कों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं। राजेश्वर जी, मेरा सवाल आपसे भी है, राजेश्वर जी मेरा सवाल आपसे भी है। सवाल ये है कि आप होटल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो होटल एसोसिएशन इस तरह के जो होटल मालिकान है या जो होटल के कारोबारी हैं, उनके लिए क्या होटल एसोसिएशन ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है? क्या होटल एसोसिएशन उनके खिलाफ एक्शन लेने की कोई बात नहीं करता है? क्योंकि अगर होटल एसोसिएशन से कोई होटल जुड़ा हुआ नहीं है तो ये उसका भी नुकसान ही है। तो इन परिस्थितियों में भविष्य में इस तरह की घटना न हो, उसको लेकर के आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? राजेश्वर जी, देखिए एसोसिएशन का कार्य ये है कि जितने भी नियम कायदे हैं उनको अवगत कराना, अवगत कराने के बाद उनको फॉलो अप कराने की पावर एसोसिएशन के पास नहीं होती है। वो सारा दायित्व होता है सरकारी अधिकारियों का। अब एसोसिएशन ने गाइडलाइन दे दी कि आप अग्निशमन का ये कर लीजिए। आपकी बिल्डिंग अगर 15 मीटर से और 10,000 स्क्वायर फीट के प्लाट पे है तो आपको नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार आपको NOC नहीं लेनी है। एक तरफ ये कानून है तो दूसरी तरफ उस कानून में कोई संशोधन नहीं है। या तो आप कानून में संशोधन करके लाएं कि नहीं भाई, अगर होटल है या धर्मशाला है या जो सार्वजनिक स्थान रहने का है, तमाम हॉस्टल बने हुए हैं लखनऊ में, तमाम लखनऊ क्या यूपी भर में बने, हिंदुस्तान भर में बने हुए हैं, अगर उन हॉस्टल को भी इसी में क्यों नहीं गिना जाता है? उसमें भी तो नववासिक छात्र या और लोग रहते हैं। तो काफी चीजें ऐसी हैं जिससे सारा दायित्व आ जाता है घूम फिर कर जिन अधिकारियों को ये पावर मिली हुई है। अगर उस पावर का एसोसिएशन के पास कोई वो नहीं है, वो केवल आपको गाइडलाइन दे सकता है। जैसे मैंने कहा अभी कि सराय एक्ट में मैंने अप्लाई कराया, बहुत से लोगों ने कहा हम नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे वालों को आप देखिए ना, एक जो मुंसरिम कार्यालय है ADM पूर्वी के यहाँ, उसके यहाँ बाकायदा एक लिस्ट बनी हुई है, नोटिस वगैरह मैंने तमाम कह के जारी कराए। जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनकी लिस्ट है। अग्निशमन से तमाम रिपोर्टें आई हुई हैं वहाँ पे, LDA से तमाम रिपोर्टें आई हुई हैं वहाँ पे, लेकिन कार्रवाई तो करने का दायित्व तो जिस डिपार्टमेंट के पास ये सारी लिस्ट हैं, सारे नाम हैं, उन्हीं का है ना। एसोसिएशन नहीं कर सकती इस काम को। जी बिल्कुल ठीक है राजेश्वर जी। हमारे साथ JK सिंह जी हैं, डायरेक्टर हैं यूपी फायर सर्विस के। JK सिंह जी, सारी जो सवाल हैं उनकी सुइयां फायर डिपार्टमेंट की ओर घूमती हैं। जब भी अग्निकांड होते हैं तो देखने में ये आता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में अग्निकांड हो तो ये सबसे पहले देखने में आता है कि उनका फायर सिस्टम फेल था। होटल में जो हुआ उसमें तो और भी आश्चर्यजनक था कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे उनके पास भी पूरे इक्विपमेंट नहीं थे। तो जो NOC जारी करने की प्रक्रिया होती है, एक तो वो NOC कैसे जारी हो जाती है, और फिर NOC जारी हो भी गई तो क्या समय समय पर जो फायर इक्विपमेंट लगे हुए हैं तमाम संस्थानों में, बिल्डिंगों में, चाहे वो होटल हों, हॉस्पिटल्स हों, या जैसा अभी राजेश्वर जी कह रहे थे हॉस्टल्स हों, तो जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनमें कभी भी इस तरह की दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। तो क्या फायर जो सिस्टम है हमारा, जो फायर ब्रिगेड का फायर सर्विस का जो सिस्टम है वो क्या कहता है, उसका कानून क्या कहता है? जी JK सिंह जी। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए आप कि फायर सर्विस जो संगठन है वो 1944 के अधिनियम के आधार पर संचालित है। तो ये प्री इंडिपेंडेंस का सिस्टम है जिसमें NOC का कोई प्राविधान नहीं है। ठीक है,
एनओसी जारी होना शुरू हुआ है एक केस लॉ से जो हाई कोर्ट में हुआ, जिसमें आधार पर चूंकि हाई कोर्ट के डायरेक्शंस थे, इसलिए इस वजह से इसको वो व्यवस्थित किया गया। लेकिन जैसे व्यवस्थित ये होना चाहिए था, जिस प्रकार से चेक एंड बैलेंस के सिस्टम होने चाहिए, संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए, जिस प्रकार से चीजों को खासतौर से जो नेशनल बिल्डिंग कोड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लिटरली हो रहा है, उसको परफॉर्मेंस बेस्ड किया जाना जरूरी है, जिससे कि घटनाओं का न्यूनीकरण हो सके। एक समय था जब जो पुराना अधिनियम है वो केवल फायर फाइटिंग के लिए अधिनियम है जी, उसमें फायर प्रिवेंशन और डिजास्टर मैनेजमेंट और एक्सीडेंट रिडक्शन और रेस्क्यू ऑपरेशंस ये प्राविधान नहीं है, जिसके कारण इनको जो तवज्जो दी जाती है तो जिस हिसाब से वो महत्व नहीं हो पा रहा। सिंह साहब एक मिनट में बीच में बोल रहा हूं, तो फिर ये एनओसी वाला जो रूल है ये कहां से? आपने कहा कि एनओसी का तो कोई सिस्टम ही नहीं, तो हाई कोर्ट की रूलिंग आ गई। तो ये बार बार जो एनओसी का सवाल उठता है जब भी इस तरह के अग्निकांड होते हैं, तो यही आता है कि फायर सर्विस से एनओसी ली गई, नहीं ली गई, और एनओसी दी गई तो वो आधी अधूरी थी, या उसको क्यों दे दी गई इस तरह की एनओसी? ये कहां से खड़े होते हैं फिर इस तरह के सवाल, सिंह साहब? जब तक कि प्रॉपर सिस्टम, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस मॉडल बिल जो है वो सर्कुलेट किया है, और उस हिसाब से आपको फायर सर्विस को व्यवस्थित करना होगा। अभी तक हम लोग केवल फायर फाइटिंग की बात करते थे। फायर फाइटिंग जो है एक पुरातन शब्द है, जब वो हमारा मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, जंगलों में या घास फूस की झोपड़ियों में आग लगता तो फायर फाइटिंग। अब हमारा फायर फाइटिंग हो गया पीछे, अब हमें शिफ्ट करना है फोकस फायर प्रिवेंशन पर, डिजास्टर मैनेजमेंट पर, एक्सीडेंट रिडक्शन पर, रेस्क्यू ऑपरेशंस पर, और उसके लिए हमें नए प्राविधानों की जरूरत पड़ेगी। अब आज भी अगर संगठनात्मक ढांचा की बात की जाए तो करीब डायरेक्टर का पद खाली है, 100% ज्वाइंट डायरेक्टर के पद खाली है, 80% डिप्टी डायरेक्टर के पद खाली है, तो चेक एंड बैलेंस कहां रहा? और इतना ज्यादा जो सीएफओ और लखनऊ में है, एक सीएफओ जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नोएडा में है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर सोनभद्र और बलिया में है। अब सोनभद्र और बलिया का जो सेंसिटिविटी है और नोएडा और लखनऊ की जो सेंसिटिविटी, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। तो आज जो हम ये डिस्कशन और डिबेट कर रहे हैं, बिल्कुल वो हम घटना होने के बाद कर रहे हैं, और शायद पता नहीं कब तक करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि ये जो परिणाम हुआ है ये हमारे एक फेल्योर सिस्टम का है। अभी तक जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोचेस होती थी उनको अब हमें इंटीग्रेटेड और कलेक्टिव अप्रोचेस में कन्वर्ट करना होगा, और खास तौर से डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी हमें इंडिविजुअल बिल्डिंग्स एंड द पब्लिक यूज्ड बिल्डिंग्स, है ना। पब्लिक यूज बिल्डिंग जहां लोगों का आना जाना होता है, जैसे होटल है या और कमर्शियल प्लेसेस हैं या हॉस्पिटल्स हैं। हमारे यहाँ की क्राउड डेंसिटीज काफी होती हैं, काफी लोग वहां जाते हैं, पार्टी करते हैं या हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं। तो जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उसके नॉर्म्स हम में उनमें, चूंकि एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो रियल एस्टेट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है बहुत ताकतवर है फाइनेंशियली जो है इसकी ताकत आप सब लोग जानते हैं अच्छे से। तो इनके लिए जो है वो खाली जो स्टेक होल्डर जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, खासतौर से जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, फायर सर्विस हो गया, या होटल ऑपरेशन या हॉस्पिटल ऑपरेटर्स हो गए, इनके बजाय इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। उनके सामने डिस्प्ले होना चाहिए कि कौन कौन से इनको सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, ताकि पब्लिक जान सके, क्योंकि पब्लिक उसके अंदर घुस रही है ना। तो वो जब चीजें पब्लिक डोमेन में लाएंगे, उनके ऊपर पब्लिक लाइट पड़ेगी, तो वो चीजें जो है काफी हद तक ट्रांसपेरेंस होंगी, और चीजों के जो अंडरहैंड जो प्रैक्टिसेस हैं उन पर नियंत्रण होगा। जी ठीक है जी। सिंह साहब, अभी आपने राजेश्वर जी को सुना, राजेश्वर जी भी कह रहे थे और अभी जेके सिंह साहब, इन सब का मिला जुला एक लब्बो लुआब ये निकलता है कि तमाम सारी एजेंसियां चाहे कुछ भी हों, लेकिन जब तक पब्लिक का उसमें सहयोग नहीं होगा, कुछ पुराने नियमों में बदलाव नहीं होगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, जांचें चलती रहेंगी। 2018 में भी इस तरह का एक मामला हुआ था, जैसा राजेश्वर जी भी कह रहे थे। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, वो होटल मालिक भी छूट गए और फिर होटलों का बदस्तूर इस तरह से जारी रहा। एक बात अनिल अंकुर जी कह रहे थे कि पुलिस के संरक्षण में ये सब होता है, तो फिर
जो विकास प्राधिकरण जो मंजूरी देता है जिन नक्शों की या जो भी हम बात करते हैं तमाम चरणबद्ध हर चरण पे उसकी एक एनओसी और मंजूरी ली जाती है, तो पुलिस का और एलडीए का क्या आपसी तालमेल नहीं है, या पुलिस सहयोग नहीं करती, पुलिस के पास स्टाफ कम है, या एलडीए विकास प्राधिकरणों के पास स्टाफ कम है? हम केवल एलडीए की बात नहीं करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी विकास प्राधिकरण है उन सब की बात करते हैं, क्योंकि काम तो सिस्टम ही करता है। सिंह साहब, आप कहां देखते हैं कि कहां कड़ी कौन सी कमजोर है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी सिंह साहब, जी आपसे सर। बीएन सिंह साहब। सर, मैं ये बताऊं कि 1985 में विकास प्राधिकरण सेंट्रलाइज हुआ। उस समय 380 जूनियर इंजीनियर के पद थे। अब उस समय एकदम नया नया प्राधिकरण गठन हुए थे। आज की डेट में वो प्राधिकरण इतने विस्तृत हो गए हैं, उस समय मतलब 380 पद के सापेक्ष कितना बढ़ गया है। जूनियर इंजीनियर के पद खाली चल रहे हैं, भर्ती नहीं हो रही है। एक एक जूनियर इंजीनियर के ऊपर 2-2, 3-3 जेई का लोड है। 1987 में 1000 जेई हुआ करते थे, आज की डेट में 450 हैं। तो काम का लोड है, और एक जूनियर इंजीनियर इतना आज की डेट में ओवरलोड है। हर महीने 20-25 जूनियर इंजीनियर प्रदेश से रिटायर हो रहे हैं। 2 साल में लगभग मैक्सिमम रिटायर हो जाएंगे, 150 जेई बचेंगे। तो काम का लोड तो है ही सर। दूसरा ये है कि सर जो ये एनओसी वगैरह ली जाती है 4 मंजिल से ऊपर 15 मीटर, 4 मंजिल या 15 मीटर से ऊंचाई अधिक हो, या 500 वर्ग मीटर ग्राउंड कवरेज है, तो एनओसी लेना आवश्यक है जी। 2005 से फायर अधिनियम आया है, उस समय ये इसका प्रावधान किया गया है। यदि इससे कम है, ऊंचाई कम है, या ग्राउंड कवरेज कम है, या वो हाइट कम है, तो एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बिल्डिंग बाय लॉज में प्रोविजन बीएन है। सिंह साहब, जो हमारे पास रिपोर्ट है, ठीक है बीएन सिंह साहब, एक इसी से जुड़ा सवाल है जो आपने कहा, आवासीय परिसर में लगभग 70 होटल चिन्हित हुए हैं जो बने हुए हैं। ये 70 होटल आवासीय जो परिसर है या आवासीय जमीनें हैं उन पर बन कैसे गए? क्या ये कहीं पर भी एलडीए को दिखाई नहीं दिया कि ये इतने होटल बन रहे हैं और आवासीय जमीन पर बनते जा रहे हैं? तो एलडीए करता क्या है ऐसे में? मतलब कौन सा ऐसा सिस्टम है कि जिसकी वजह से इन सबको निर्माण के समय रोका जा सके? आवासीय लैंड यूज में होटल परमिसिबल है सर। 1000 वर्ग मीटर यदि एरिया है उसका, और 18 मीटर निर्मित क्षेत्र में 12 मीटर, और नए क्षेत्र में 18 मीटर रोड है यदि है, तो आवासीय में होटल की अनुमति है, परमिसिबल है। उसके लिए ऑब्जेक्शन और सजेशन मांगा जाता है 1 महीने का समय देकर। यदि किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन वगैरह सजेशन नहीं आता है तो वो अप्लाई करता है, तो उसका होटल पास हो सकता है। अब कुछ लोग बिना पास कराए होटल चला रहे हैं, ये तो गलत है। उन लोगों को भी यदि गलत चला रहे थे तो उन लोगों को कंपाउंडिंग कराना चाहिए। ये यदि प्रपोजल नहीं पास करा पाए तो कम से कम उसकी कंपाउंडिंग करा लेना चाहिए। बिल्डिंग बने हुए का भी नक्शा पास होता है एज ए कंपाउंडिंग के तौर पर। ठीक है अनिल के अंकुर, आप क्या सोचते हैं ये कैसे ऐसे हो रहा है? मैं केवल होटलों की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखिए अमीनाबाद, चारबाग और तमाम शहरों में जो छोटी छोटी गलियां हैं, खासतौर पे जैसे आगरा है, कानपुर है या बनारस है, गलियों में होटल्स बने हुए हैं। बिल्कुल जहां न गाड़ी जा सकती है, केवल बाइक जा सकती है, ऐसी जगह भी होटल्स बने हुए हैं। बिजली के तार झूल रहे हैं, बिल्कुल सामने झूल रहे हैं, और उसके बाद वे होटल चल रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए कौन सा सिस्टम है? आपने लगातार इसको देखा है, रिपोर्टिंग भी की है, लिखा भी है, तो क्या आप अभी जिन अधिकारियों ने जवाब दिया उससे आप सहमत हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अफसरान है इनके अपने बयान है, इनकी अपनी सोच है। स्टेट की मॉरल ड्यूटी होती है जो नियम कानून बनाए जाए उनको इन्फोर्स, मतलब फोर्सली उसको लागू करें। अगर लागू नहीं हो पा रहा है और कहीं दिक्कत आ रही है तो इसके लिए जिम्मेदार वो सारे अधिकारी हैं, वो कर्मचारी हैं जिनको लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब आप जहां तक अवैध निर्माण का सवाल उठता है, पूरे प्रदेश भर में चाहे छोटा विकास प्राधिकरण या बड़ा विकास प्राधिकरण हो, सारे विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण की भरमार है। और यहाँ तक कि होटल में प्रावधान है
अगर होटल में प्रावधान है बेसमेंट में नक्शे का, नक्शा पास है, बेसमेंट में नक्शा स्टैंड होगा, पार्किंग होगी, बेसमेंट में पार्किंग का मतलब पास होता है। लेकिन 99% होटल जो उत्तर प्रदेश की मतलब राजधानी लखनऊ में चल रहे हैं उनमें उस बेसमेंट का उपयोग चाहे होटल हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उनका उपयोग पार्किंग में नहीं किया जा रहा है। इसको देख के ये प्राधिकरण के अधिकारियों को नहीं दिखाई देता है, प्राधिकरण के अधिकारी वहां से नहीं निकलते हैं। और दूसरी चीज स्टेट की सर एक और ही जिम्मेदारी है कि पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएं। अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है तो मतलब तो इससे चोरियां बढ़ती है, मतलब घटनाएं बढ़ती है। जैसा अभी लेवाना कांड हुआ, ये भी इसमें भी पार्क जो बेसमेंट है, इसके बेसमेंट में एक नया रेस्टोरेंट तैयार किया जा रहा था जो निर्माणाधीन था, आजकल उसमें काम चल रहा था। तो ये प्राधिकरण को देखना चाहिए। ये होता क्या है कि क्षेत्रीय पुलिस है, प्राधिकरण है और संबंधित जो अधिकारी हैं जो भी विभाग के, उन सबको इसमें जरूर मतलब जो भी नियम कानून है उनका पालन करना चाहिए। जहां तक राजेश्वर अग्रवाल जी ने कहा था कि हम इसका वो कराते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी नियम कानून है बता देते हैं, लेकिन बताने के साथ साथ इनकी एसोसिएशन को ये चाहिए कि होटल के जो मालिकान हैं उनको इस संदर्भ में दबाव बनाए कि वो नियमों का पालन करें। अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो पर्यटकों के साथ ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेगी और पर्यटक अपनी जान गंवाते रहेंगे। तो इसमें ध्यान देने की बात। जी अनिल जी, इससे जुड़ा एक सवाल और है। ये तो बहुत अधिकृत और ऑफिशियल जवाब हुए, चाहे वो बीके सिंह साहब ने दिए हों चाहे जेके सिंह साहब ने। वो चूंकि अधिकारी रहे तो उनके जवाब अपने एक सीमा के अंदर ही रहेंगे। लेकिन सामान्य तौर पे अगर हम बात करते हैं, जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो अधिकारी हो, उनसे जब बात करते हैं तो एक बात निकल के आती है। वह निकल के आती है कि चाहे आपको फायर की एनओसी लेनी हो, एक रकम फिक्स है, वहाँ आप जाके दीजिए, एनओसी मिल जाएगी, फिर आपका सिस्टम कोई चेक करने भी नहीं आएगा। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपने भले ही कितने भी नॉर्म्स पूरे कर लिए हों, आपको एनओसी नहीं मिलेगी। यही स्थिति एलडीए में है। चाहे एलडीए में नक्शा पास कराना हो, लैंड यूज चेंज कराना हो, सबके अपने रेट फिक्स हैं। ये इस सिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये मेरे पास जो सूचनाएं हैं या हम आपस में सब सुनते हैं, क्या ये सही है? ये देखिए, बिल्कुल परोक्ष रूप से बिल्कुल सही है, इसमें सत्य है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है, पूरी तौर से सत्य वचन है। इसमें आप बता दें कि अगर हम बात करें विकास प्राधिकरण की, मैक्सिमम विकास प्राधिकरणों के पास इस समय जमीन नहीं है। तो प्लाटिंग की व्यवस्था समाप्त हो गई। उसके पहले चरण के बाद जमीन होती थी तो प्राधिकरण के जो प्लाटिंग के बाबू होते थे, अधिकारी होते थे, इनको प्लाट करने का अधिकार होता था, वो बहुत सही हुआ करते थे और मतलब उनके पास जो आमद थी बेइंतहा हुआ करती थी, धन की आमद बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब क्योंकि प्लाट नहीं है तो एलडीए में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट अब बचा है आरबीओ, विकास प्राधिकरण में। आरबीओ जो कि बिल्डिंग एंड रेगुलेशन एक्ट को पूरी तौर से अनुपालन करने की जिम्मेदारी होती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही ईंटा बालू आके गिरते हैं वैसे आरबीओ डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी आकर के उस जो लैंड भूखंड का मालिक है जो प्लाट बनवाने जा रहा है उसको दबाव डालने लगते हैं कि आप नक्शा लाइए, ये लाइए, उसकी एनओसी लाइए, इस तरह लाइए। तो इतना दबाव डालते हैं कि अल्टीमेटली आदमी जो समय में जो भी सुविधा सुविधा काम कराया। यही बात फायर में है। फायर में ही होता है। और फायर ने भी अगर आपत्ति लगाई तो बिजली विभाग वाले कनेक्शन देने में भी उनको अनदेखी कर देते हैं। और सिस्टम उसी का है, सुविधा शुल्क का। जितनी सुविधा शुल्क मिलेगी उतनी जल्दी काम होगा। ये व्यवस्था चली आ रही है और जल्दी इसको रूप से नहीं दिखता है। मुझे लगता है इसका ठीक से जवाब राजेश्वर अग्रवाल जी दे पाएंगे। राजेश्वर जी, क्या ये सही नहीं है कि व्यापारी वर्ग मतलब कारोबारी जो है वही इस जो भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम व्यापारी वर्ग ही करता है, वही सबसे पहले जाके पैसा ऑफर करता है और उसके बाद में फिर ये सब प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम दोषी नहीं है क्या? राजेश्वर जी, आप क्या सोचते हैं? हम केवल अफसरों पर दोष क्यों मढ़े? उसके लिए तो दोषी उतने कारोबारी भी है ना। अब ये लेवाना होटल में ही अगर आप देखें तो ये लेवाना होटल चल रहा था, तमाम सारे नियमों की धज्जियां उड़ी हुई थी और ऐसे एक नहीं 70 होटल अब चिन्हित कर लिए गए जिन्हें जमींदोज किया जाएगा। राजेश्वर जी, आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ और कुछ हद तक सहमत हूँ कि भाई ये कानून का जो पालन कराने का काम है वो अफसर वर्ग का है।
कानून को पालन करने का काम जो है ये व्यापारी वर्ग का, या जिसने भी कॉम्प्लेक्स बनाया या जिसने भी होटल बनाया या जिसने और इस तरह की कोई चीज बनाई, उससे जहाँ माल बनाया, माल में आमद बहुत हो रही है, इस समय आदमी आते जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हम दोषी दोनों पक्षों को नहीं देते। दोनों पक्षों का, जैसे अंकुर जी ने कहा, या दूसरे हाथ का आपका काम हो गया। इस काम को कराने के लिए व्यापारी जिम्मेदार नहीं है, ना व्यापारी जिम्मेदार है, ना अफसर जिम्मेदार है, यह सिस्टम जिम्मेदार है। इस सिस्टम में सुधार जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज ऐसी चलती रहेगी और कभी समाप्त नहीं होगी। हादसे होते रहेंगे और हादसे कभी खत्म नहीं होंगे। कहीं पर्यटन विभाग की बसें गिर जाती हैं, कहीं पर्यटन विभाग होटल अपने नहीं चला पा रहा है, किराए पर दे रहा है। आखिर क्यों? सरकार अपने होटल नहीं चला पा रही है। अगर प्राइवेट आदमी किसी तरह से आपके पर्यटकों को सुविधा दे रहा है तो उनका भी ध्यान रखना है। अब रह गई होटल मालिक लवेना वालों की बात ले लीजिए या किसी की भी बात। अब टाटा बिरला इतनी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, क्या सब जगह टाटा बिरला जिम्मेदार होंगे? उनका मैनेजर जो कार देख रहा है वो जिम्मेदार होगा। मालिक के बाद मालिक का नाम, अगर 4 मालिक है, लेडीज भी मान लीजिए बहुत से होटल में मालिक हैं, तो सबको जेल नहीं आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। आप सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़े, सभी ने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के हादसों से बचने के लिए क्या और आगे उपाय हो सकते हैं, इस पर बहस जारी रहेगी। नमस्कार।